हेलो एवरीवन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित बिहार दरोगा परीक्षा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार दरोगा परीक्षा के 2023 के मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम 25 फरवरी 2024 के पूछे गए क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, विच डायनेस्टी वाज चरक एसोसिएटेड विथ? निम्नलिखित में से चरक किस वंश से संबंधित थे? तो चरक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। कनिष्क के राजवैद्य थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था चरक संहिता। चरक के पुस्तक का नाम है चरक संहिता, जो कि आयुर्वेद का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसकी विषय वस्तु जो है वह आयुर्वेद है। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक हैं कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस। तो राइट आंसर हो गया कुषाण वंश, यानी ए। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्सिडरी पार्ट ऑफ कोलकाता? कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता होगा, भारत में जो प्रमुख बंदरगाह हैं, भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं जो कि बड़े साइज के हैं, और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। छोटे बंदरगाह हैं। कोलकाता का जो सहयोगी बंदरगाह है वह है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह देश का एकमात्र नदी बंदरगाह है। कौन सी नदी है? तो यह है हुगली नदी। हुगली नदी। हल्दिया बंदरगाह का नाम बदलकर हल्दिया बंदरगाह का नाम बदला गया है 2020 में, और इसका नाम रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो राइट आंसर है हल्दिया, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन कॉन्स्टिट्यूएटेड? बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? मानवाधिकार आयोग यह स्थापित हुआ 2000 में। 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। 2000 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसका औपचारिक गठन 2008 में हुआ। औपचारिक गठन 2008 में हुआ। तो इस पर ध्यान रखिएगा, कहीं दोनों ऑप्शन हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा। फिलहाल 2000 इसका राइट आंसर है। ऑन विच डेट इज वेटलैंड डे ऑब्जर्व? आर्द्रभूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन, जो कि वेटलैंड पर एक कन्वेंशन है। जैसे रामसर साइट्स होते हैं जो कि आर्द्रभूमियों के महत्व और उसके सुरक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाता है। रामसर कन्वेंशन याद रखिएगा। अभी टोटल 96 प्लेसेस हैं जो कि रामसर साइट्स में जोड़े गए हैं। जो भारत का पहला रामसर साइट है उसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील, और एक ही साथ दोनों को जोड़ा गया केवलादेव को। केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य यह भी चर्चा में भी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। टोटल 96 प्लेसेस जो हैं वह रामसर साइट्स में जोड़े जा चुके हैं। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन इस्टेब्लिश हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। वेयर वाज द लार्जेस्ट अशोक चक्र इंस्टॉल? अशोक चक्र, अभी हाल में सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसे हरियाणा के यमुनानगर में, हरियाणा के यमुनानगर में टोपरा कला गांव में, हरियाणा के यमुनानगर में, फिलहाल हरियाणा याद रखिए। तो हरियाणा के टोपरा कला गांव में इसे स्थापित किया गया।
यह स्टील से बना हुआ है। इसका जो डायमीटर है, इसका व्यास वह 30 फीट का है। तो यह काफ़ी बड़ा है। इसकी जो उद्घाटन इसका हुआ 5 जनवरी 2019 को। तो टोपरा कला याद रखिएगा हरियाणा में है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अमनगढ़ बाघ रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? टाइगर रिजर्व है अमनगढ़, यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर में है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। 4 टाइगर रिजर्व हैं, याद रखिएगा चारों का नाम। दुधवा उत्तर प्रदेश में है, दुधवा टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत। थर्ड है रानीपुर टाइगर रिजर्व और चौथा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो 4 टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। तो डी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति का इकाई है, किसी विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। वाट इसकी इकाई है। इसकी परिभाषा क्या होती है? तो किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है, जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। स्थानांतरित होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक वाट होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। जूल जो है वह, जूल किसकी इकाई है? जूल है ऊर्जा की इकाई। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है। विद्युत आवेश की इकाई, विद्युत आवेश की इकाई कूलम्ब होती है। ठीक है। तो याद रखिए डी इसका राइट आंसर है। सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल एसिड्स। तो आपको पता होगा सभी अम्ल में सामान्यतः, सभी अम्ल में सामान्यतः सामान्यतः हाइड्रोजन पाया जाता है। सामान्यतः हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। तो हाइड्रोजन आयन जो है, जो हाइड्रोजन के आयन है वह किसी भी विलयन में अम्लता के लिए जिम्मेदार है। आयन जो है वह अम्लता के लिए जिम्मेदार है। यानी जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या जितनी अधिक होगी वह विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। तो राइट आंसर हो गया हाइड्रोजन। अगला सवाल, उड़ीसा की बादामी की पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क उत्पादित किया जाता है? बादामी की पहाड़ी में विच ओर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बादामी की पहाड़ी ऑफ उड़ीसा। तो सबसे पहला तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि बादामी की पहाड़ी उड़ीसा में है। उड़ीसा के मयूरभंज में है। कहाँ है? उड़ीसा के मयूरभंज में स्थित है बादामी की पहाड़ियाँ, जो कि सोने एवं लौह अयस्क के खदान के लिए प्रसिद्ध है। सोने के साथ साथ लौह अयस्क के खदान के लिए यह जाना जाता है। यहाँ उच्च क्वालिटी का हेमेटाइट अयस्क का उत्पादन किया जाता है। हेमेटाइट अयस्क का उत्पादन किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया सी, हेमेटाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म ए टेडल माउथ। ज्वारनद मुख, कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो ताप्ती और नर्मदा, ऐसी 2 नदियां हैं। कौन सी है? ताप्ती और नर्मदा। यह ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यह दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ताप्ती। ताप्ती का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पास है। ताप्ती का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पास
बैतूल जिला है, जहाँ से यह उद्गम होती है और यह खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो राइट आंसर हो गया डी, ताप्ती। विच डायनेस्टी रूल्ड आफ्टर द सुंग डायनेस्टी? सुंग वंश का शासन के बाद किस वंश ने शासन किया था? ठीक है, सुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? आपको पहले पता होना चाहिए सुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग थे। पुष्यमित्र सुंग इसके संस्थापक थे। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति सुंग वंश का अंतिम शासक था। तो देवभूति की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने कर दी थी। इसकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने कर दी और वासुदेव ने सुंग वंश की स्थापना कर दी, कण्व वंश की स्थापना कर दी। वासुदेव ने कौन से वंश की स्थापना की है? तो उसका नाम है कण्व वंश। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? सुंग वंश के शासन के बाद कण्व वंश ने शासन किया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सुंग वंश की जो राजधानी रही है, सुंग वंश की जो राजधानी रही है उसमें राजधानी दो प्रमुख रही है। इसमें नाम है, एक है पाटलिपुत्रा और दूसरा विदिशा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। अस्त्र डेवलप्ड बाय डीआरडीओ इज विच टाइप ऑफ मिसाइल? अस्त्र डीआरडीओ के द्वारा विकसित किस प्रकार की मिसाइल है? काफ़ी बढ़िया सवाल है। अस्त्र मिसाइल जो कि वायु से वायु मार कर सकती है, वायु से वायु मार कर सकने वाली मिसाइल है। यह डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है आरएफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी इसमें लगा हुआ है। रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया गया है। इसका जो मूल वाक्य है उसे कहते हैं दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ। ठीक है, इसका लक्ष्य जो है 100 किलोमीटर का है। लक्ष्य 100 किलोमीटर से अधिक दूर और यह 20 किलोमीटर की ऊंचाई 20 किलोमीटर तक यह आसानी से भेद सकती है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। ऑप्टिकल फाइव वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? निम्नलिखित में से प्रकाश तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं? तो आपने नाम सुना होगा प्रकाश तंतु, जो कि फाइबर ऑप्टिक्स में प्रयोग किया जाता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ए इसका राइट आंसर है। वेयर वाज द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1916? 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन, तो यह अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसमें इसकी जो सबसे बड़ी खासियत थी कि गरम और नरम दल दोनों इसमें एक हो गए थे, यानी दोनों एक होकर इसमें शामिल हो गए। यह इसकी सबसे अहम उपलब्धि थी। ठीक है, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने सरकार के समक्ष अपनी समान मांगे प्रस्तुत की, यानी दोनों दल एकजुट होकर इसमें काम किए। इसके अध्यक्ष जो थे वह एसी मजूमदार थे, एसी मजूमदार थे। तो राइट आंसर है सी, लखनऊ। अगला सवाल है, इन विच ईयर डिड भीमराव अंबेडकर एस्टेब्लिश द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की है? तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो कि 1930 में स्थापित हुआ था, 1930 में स्थापित हुआ। यह इसका मुख्य उद्देश्य था दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष करना, दलित समुदाय के अधिकार के लिए संघर्ष करना, अधिकार के लिए संघर्ष करना।
तो राइट आंसर है 1930। याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछा गया है। डिप्रेस क्लास एसोसिएशन भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। व्हेन डिड द फर्स्ट स्प्लिट इन द कांग्रेस ओकर? कांग्रेस का पहला विभाजन, प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारत का कांग्रेस का विभाजन पहली बार सूरत अधिवेशन में, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो कि 19 में हुआ था, 1907 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस जो है वह दो भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गई थी। इस समय जो इसके अध्यक्ष थे, सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, उनका नाम था रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। तो यह दोनों जो गुट में बटे थे, उनमें उग्रवादियों का नेतृत्व तिलक ने किया था, यानी गरम दल का नेतृत्व तिलक ने किया था, ठीक है, जबकि उदारवादियों का नेतृत्व गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, ठीक है। गरम दल में कहा जाता है लाल, बाल और पाल। बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, जो कि गरम दल में से थे। तो याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जहां कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। उत्कल दिवस इज सेलिब्रेटेड बाई व्हिच स्टेट? उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? उत्कल उड़ीसा को कहा जाता है। 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को यह उड़ीसा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसका? ओडिशा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उड़ीसा का स्थापना दिवस कहा जाता है। उड़िया भाषा जो है, यह संस्कृति पर आधारित एक पहचान के लिए लोगों के लंबे संघर्ष का यह याद दिलाता है। तो याद रखिएगा, ओडिशा बी इसका राइट आंसर है। अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे नॉर्थ में अगर आप बिहार से हैं, नहीं भी हैं, तो सबसे नॉर्थ में गोपालगंज है। गोपालगंज के बाद सिवान है, छपरा सिवान। सिवान के बाद बक्सर के बाद रोहतास। तो यह नॉर्थ से दक्षिण की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर यह क्रम है। तो राइट आंसर हो गया 3, 4, 1 एंड 2। चूज द ऑड वन आउट। निम्नलिखित में से विषम को चुनना है। लोहार, दर्जी, नाई या बढ़ई। लोहार जो कि लोहे का कार्य करता है, दर्जी कपड़ा सिलता है, नाई का काम क्या होता है? बाल काटने का। और बढ़ई का काम क्या होता है? यह लकड़ी काटने का काम करता है, लकड़ी के फर्निशिंग का काम करता है। तो राइट आंसर नाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह व्यक्ति से संबंधित है। नाई किसी व्यक्ति का बाल काटता है, बाकी सभी वस्तु से संबंधित है, वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल डज नॉट इंड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद समाप्त नहीं होता है? बढ़िया सवाल है। आपको बताना है आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद समाप्त नहीं होता है, ठीक है। आर्टिकल 1920। तो अभी सबसे पहले हमें जानना है कि आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो यह आर्टिकल 350। आर्टिकल 350 के अंतर्गत आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपात का 356 में 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान, और 360 में, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान है। क्लियर है? आपातकाल से जुड़े हुए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं अनुच्छेद के आधारित। 356। अब यहाँ आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? तो यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है।
17, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 किससे संबंधित है? आपको बताना है आर्टिकल 18 किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है उपाधियों का अंत। आपको पता होगा उपाधि का अंत किया गया है आर्टिकल 18 के अंतर्गत। 16 अवसर की समता। 17 मैंने बता दिया अस्पृश्यता का अंत। 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी। तो यहाँ सवाल में पूछा गया आपातकाल से संबंधित कि आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद समाप्त नहीं होता है। तो यह है डी, जो हमारे जीवन की स्वतंत्रता है और दोष के संबंध में संरक्षण है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। हाउ कैन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। भारत में उपराष्ट्रपति के पद को कैसे हटाया जाता है? अगर उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है तो इसके लिए क्या प्रावधान है? आर्टिकल 67 बी के अनुसार, आर्टिकल 67 बी के अनुसार आप उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है, तो राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्य बहुमत से अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ बहुमत पारित कर दे तो वह लोकसभा में जाएगा। राज्यसभा में बहुमत से पारित होने के बाद लोकसभा में जाएगा और लोकसभा की भी अगर सहमति इस पर प्राप्त हो जाती है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पहले 14 दिन पहले नोटिस देना आवश्यक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ए, संसद में संकल्प लाकर। ए इसका राइट आंसर है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज यूनिफॉर्म सिविल कोड कम। समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, इसे यूसीसी कहा जाता है। यूसीसी का उल्लेख है आर्टिकल 44 में, जिसमें समान सिविल संहिता, आपने नाम सुना होगा, समान सिविल संहिता का प्रावधान है। अभी हाल में उत्तराखंड जो है वह यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो इसका याद रखिएगा, यह सवाल पूछा भी जा सकता है। तो ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक नहीं है। संयोजी ऊतक का काम क्या होता है? तो यह जैविक ऊतक होता है। संयोजी ऊतक एक जैविक ऊतक होता है जिसका काम होता है अंग और ऊतकों को जोड़ना, यानी यह एडहेसिव की तरह एक तरह से यूज होता है। एडहेसिव की तरह अंग और ऊतक को जोड़ते हैं, टिश्यू को जोड़ता है। यह सभी शरीर के सभी अंग में फैला होता है, व्यापक रूप से फैला होता है। कुछ प्रमुख जो संयोजी ऊतक है उसमें है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हार्मोन। अच्छा, कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। अस्थि यह भी एक संयोजी ऊतक है। यह मजबूत होता है, चूंकि अस्थि को हड्डी कहते हैं, तो यह मजबूत संयोजी ऊतक है। और उपास्थि किसे कहते हैं? मसल्स को। तो इसे लचीला संयोजी ऊतक के रूप में जाना जाता है। तो हार्मोन इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऊतक नहीं है, संयोजी ऊतक नहीं है।
अगला सवाल, वेयर वाज द 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन हेल्ड इन 22 जनवरी 2024। करंट अफेयर्स का सवाल है। 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह विशाखापट्टनम के कुपुलपादा में इसका आयोजन किया गया था। हु डिसाइड द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द लोकसभा स्पीकर? लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष की जो चुनाव की तारीख है वह किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन, राष्ट्रपति, संसद या प्रोटेम स्पीकर। तो आर्टिकल 93 के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है किसके? लोकसभा के। ठीक है, तो लोकसभा के चुनाव की तिथि जो है वह इसकी तिथि यह राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो राइट आंसर हो गया बी। अभी आपको यह बताना है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे। तो फर्स्ट अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। ठीक है, पहले उपाध्यक्ष फर्स्ट अध्यक्ष बने थे जीवी मावलंकर। पहले उपाध्यक्ष बने थे, उनका नाम था अनंत शयनम अयंगर। तो इससे सवाल पूछे जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। बी इसका राइट आंसर है। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन कोल रिजर्व? कोयला भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो विश्व में सबसे अधिक कोयला भंडार में भारत दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सेकंड उपभोक्ता देश जो है वह है भारत। ठीक है, पांचवा सबसे अधिक कोयला भंडार के मामले में भारत 5वें स्थान पर है, 5th प्लेस पर है। उपभोक्ता के स्तर पर भारत दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कोयला उत्पादक राज्यों में से भारत में शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य में से पहला स्थान झारखंड का है, दूसरा स्थान उड़ीसा का, तीसरा छत्तीसगढ़ है। तो राइट आंसर हो गया झारखंड। क्वेश्चन में पूछा गया है पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान झारखंड का है। ठीक है, अगला सवाल, हु रोट सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक पुस्तक का नाम है जो कि फ्रांसीसी विचारक रूसो ने लिखा था। फ्रांसीसी विचारक रूसो ने लिखा था। इसे फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति का इसे प्रेरक माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का प्रेरक माना जाता है। 1762 में इसका संपादन किया गया था। ठीक है, एक प्रसिद्ध रचना है मॉन्टेग्यू की है जो कि काफ़ी चर्चा में रही है। इसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। यह सवाल कई बार पूछा भी गया है। द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेग्यू के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, रूसो। अगला सवाल है, इन विच सेंचुरी डिड इब्न बतूता केम टू इंडिया? इब्न बतूता भारत कब आया था? इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का रहने वाला था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और यह मोहम्मद बिन तुगलक का न्यायाधीश भी रह चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो दरबार लगता था उसमें यह न्यायाधीश रह चुका है। ठीक है, इब्न बतूता है। इनकी पुस्तक है, काफ़ी चर्चित पुस्तक है जिसका नाम है रेहला इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें उसने अपने यात्रा वृत्तांत यानी यात्रा के बारे में विस्तृत विवरण दिया है।
तो राइट आंसर हो गया 14वीं शताब्दी। याद रखिएगा, मोरक्को का यात्री था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट? ईस्टर्न कोस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा डिटेल्स में करते हैं। पारादीप, जो भारत का पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह है, पारादीप। पारादीप जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। दूसरा वेस्ट बंगाल, कोलकाता, आपको पता ही है। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, क्या नाम है जो प्रमुख है? कोलकाता, कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और चेन्नई, तूतीकरण एवं एन्नौर, याद रखिएगा, तूतीकोरन और एन्नौर, ये दोनों कहाँ है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। तो यह पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह है। सवाल में पूर्वी तट का पूछा गया है, तूतीकोरिन और एन्नौर, ये दोनों कहाँ हैं? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। थोड़ा सा पश्चिमी तट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पश्चिमी तट में कौन कौन से हैं? पश्चिमी तट में कांडला गुजरात में है, कांडला गुजरात में है। बम्बई महाराष्ट्र, मुंबई, मुंबई के बाद मारवा गोवा, गोवा में है, मारवा गोवा जो कि पश्चिमी तट का बंदरगाह है। मंगलुरु कर्नाटक में है। कोच्चि केरल में है, कोच्चि केरल में है। और नहावा शोभा, नहावा शोभा जो कि महाराष्ट्र में है। तो यह पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। राइट आंसर तूतीकोरिन है। विच लैंग्वेज वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल बाय द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003? 8वीं अनुसूची कौन सी भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी? कोंकणी, मणिपुरी, सिंधी और संथाली। तो भाषा से जुड़े हुए सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट संशोधन है, जो कि 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21वां अमेंडमेंट 1967 में। इसमें क्या हुआ? इसमें सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में शुरुआत में 14 भाषा थे, 14 भाषा, जो कि 8वीं अनुसूची में जब संविधान बना था उसके मूल रूप से 14 भाषा थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 को हुआ, जिसमें सिंधी को इसमें जोड़ा गया। ठीक है। 71वां संविधान संशोधन उसके बाद हुआ 1992 को, जिसके अंतर्गत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को इसमें 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है। 71वां, उसके बाद हुआ 92वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। मैथिली के साथ साथ संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब भाषा का हमारे संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में क्या है? आधिकारिक भाषा का उल्लेख है, भाषा का उल्लेख है। तो यह पूरा कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखिएगा। सवाल में 92वां संविधान संशोधन से पूछा गया है, तो अब क्लियर हो सक गया, संथाली इसका राइट आंसर है। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है। तो योजना आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। इस पर सवाल अक्सर पूछा जाता है कि यह एक गैर संवैधानिक संस्था था, जिसका उद्देश्य पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास का
मार्गदर्शन करना था। ठीक है, अब इसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। इसको कहा गया कि यह थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, अब सवाल पूछा जाता है नीति आयोग का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो गया बी, 15 मार्च 1950। अगला सवाल, पूगा वैली इज फेमस फॉर विच एनर्जी सोर्स। पूगा घाटी किस लद्दाख में है और यह किस लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है यह किस लिए प्रसिद्ध है। तापीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा। तो पूगा वैली जो कि लद्दाख में है, लद्दाख के दक्षिणी पूर्व हिस्से में है। कहाँ? दक्षिण पूर्वी हिस्से में यह स्थित है, जो कि अपने तापीय ऊर्जा के साथ साथ गर्म झरने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गर्म झरना है, अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है यहाँ सल्फर काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, सल्फर के यहाँ भंडार पाए जाते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है। इफ बोथ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा आर एब्सेंट, हु प्रिसाइड्स ओवर द हाउस। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा, ऐसा काफ़ी रेयर ही हुआ है कि दोनों अनुपस्थित हों, तो इसकी अध्यक्षता जो इनके पैनल होते हैं, सभापति का पैनल होता है, उस पैनल का कोई भी सदस्य इसकी अध्यक्षता कर सकता है। ऐसे सीनियर मोस्ट को ही किया जाता है, तो कोई भी सदस्य इसकी सभापति पैनल का जो कोई भी सदस्य है वह सभापति के रूप में इसकी अध्यक्षता कर सकता है। तो डी इसका राइट आंसर है। मैच द फॉलोइंग करेक्टली, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। पंचायती राज से सवाल कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इसे मैच करना है। पंचायती राज संस्था है सरपंच, मेयर और गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ होंगे? यूनियन ऑफ इंडिया में। डी का पहला ही है, डी का पहला, यहाँ देखिए। दूसरा, सरपंच कहाँ होगा? ग्राम पंचायत में। ए का चौथा, सी इसका राइट आंसर है। सरपंच ग्राम पंचायत में। क्लियर करते हैं। जो प्रधानमंत्री होंगे वह संघ में होंगे। ठीक है। गवर्नर राज्यों में होंगे, राज्य का राज्यपाल। ठीक है। मेयर नगर निगम में होंगे, महापौर नगर निगम में। ठीक है। और सरपंच कहाँ होंगे? ग्राम पंचायत में। क्लियर है? सी इसका राइट आंसर है। विच इंस्टीट्यूशन ग्रांट द जीआई टैग। जीआई टैग किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतन है। यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका जो विभाग है, याद रखिएगा, रजिस्ट्री उद्योग संवर्धन। काफ़ी सवाल इससे पूछा भी गया है। रजिस्ट्री, इसका जो विभाग क्या नाम है? तो रजिस्ट्री उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, इसका डिपार्टमेंट है। याद रखिएगा, ग्लोबल लेवल पर यानी विश्व लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रिप्स,
जिसे कहते हैं ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कि WTO का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यह WTO समझौते को रेगुलेट करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है, व्हाट इज फाउंड इन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है? उच्च गतिज ऊर्जा, निम्न गतिज ऊर्जा, बहुत कम गतिज ऊर्जा या उच्चतम गतिज ऊर्जा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यह एक बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है, इसमें काफ़ी कम गतिज ऊर्जा होती है। यह परम शून्य ताप, जो परम शून्य ताप है, ठीक है, इसके अंतर्गत इसे ठंडा किया जाता है, जिससे इसकी गतिज ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है और यह क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं, क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है? तो इसमें गतिज ऊर्जा काफ़ी कम होती है। तो सी इसका राइट आंसर है, बहुत कम इसमें गतिज ऊर्जा होती है। हु वाज रूलिंग दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर किसका शासन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो यह 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें जो शासक थे शाह आलम द्वितीय का शासन था, जो कि मुगल शाह आलम द्वितीय थे। उस समय अवध का नवाब थे, अवध का नवाब मीर कासिम, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, इन दोनों की संयुक्त जो सेना थी उसे हरा दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो राइट आंसर हो गया 22 अक्टूबर 1764। 84 मत पढ़िए, 1764 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय इसका राइट आंसर है। अध्यक्षात्मक सरकार की क्या विशेषता है? ठीक है, अध्यक्षात्मक सरकार की क्या विशेषता होती है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो अध्यक्षात्मक सरकार होती क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? तो इसमें विशेषता होती है स्वतंत्र कार्यपालिका और विधायिका का स्पष्ट, जो कार्यपालिका और हमारे संविधान की जो प्रमुख विशेषता है क्या है? कार्यपालिका और विधायिका, इन दोनों का पृथक्करण है, यानी एक दूसरे में वो ओवरलैप नहीं करते हैं। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और राज्यपाल राज्य के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति पद की निश्चित अवधि है, कार्यपालिका की अपनी शक्तियां हैं। तो ये सब अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता होती है। तो सी इसका राइट आंसर है, स्वतंत्र कार्यपालिका। रिसेंटली टू हुम वाज द भारत रत्न अवॉर्डेड पोस्ट ह्यूमसली। हाल के वर्षों में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, शायद कम ही लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इससे पहले हम देखते हैं अभी हाल में जो भारत रत्न दिया गया 2024 में, 2024 में पहली बार 3 से अधिक लोगों को, अब तक एक साल में 3 ही लोगों को भारत रत्न दिया गया था, लेकिन इस बार 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। कौन कौन से हैं? पहला नाम है कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, इन्हें मरणोपरांत दिया गया। दूसरा नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। थर्ड नाम है PV नरसिम्हा राव, जो कि आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। चौथा नाम था चौधरी चरण सिंह, यह भी चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। MS स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक थे, तो उन्हें भी यह सम्मान दिया गया। यानी टोटल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया।
तो 2024 का वर्ष एक्सेप्शनल था। अब इस पर सवाल पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर कर्पूरी ठाकुर है, क्योंकि उन्हें मरणोपरांत दिया गया। हालांकि काफ़ी लोगों को मरणोपरांत दिया गया। नरसिंह राव को भी मरणोपरांत दिया गया, चौधरी चरण सिंह को भी मरणोपरांत दिया गया, और MS स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत दिया गया। लालकृष्ण आडवाणी अभी जीवित हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। इन विच स्टेट इज द कोयना डैम लोकेटेड? कोयना बांध। कोयना बांध कहाँ है? तो यह कोयना नदी पर है। कोयना बांध कोयना नदी पर है। कोयना नदी कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। यह एक कंक्रीट बांध है। कंक्रीट बांध है जिसका कि मुख्य उद्देश्य है सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत की सुविधा मुहैया कराना। ठीक है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो गया। एट वाट टेम्परेचर डज वाटर बॉयल ऑन माउंटेन्स? पहाड़ों पर पानी कब उबलता है? आपको पता है जब हम पहाड़ पर जाते हैं तो वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए वहाँ जो वैसे उबलने का तापमान पानी क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है। कब? स्थल पर यानी सरफेस पर। जब हम पहाड़ पर जाते हैं तो समुद्र तल से कम तापमान पर उबल जाता है। एट लोअर टेम्परेचर देन सी लेवल, समुद्र तल से कम तापमान पर यह उबल जाता है, लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या उससे भी कम। जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उसके अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर बदलता जाएगा। हु इज कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। आधुनिक पुरुष कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय जिन्हें भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। याद रखिए इन्होंने दो प्रमुख संस्था की स्थापना की थी। याद रखिए हम इसे पढ़ते हैं आत्मा से ब्रह्मा की ओर। आत्मा से ब्रह्मा की ओर यानी आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने 1815 में की थी, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा और धार्मिक सुधार के माध्यम से समाज को आधुनिक बनाने का प्रयास। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक समाज का आधुनिक पुरुष कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट सवाल और भी है। 1817 में इन्होंने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की। दूसरा है 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था। तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने होती किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो सीधा सीधी सवाल यह है कि डीएनए को जोड़ने के लिए किस प्रकार के कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो एंजाइम है उसे कहते हैं लाइगेजेज। लाइगेज नामक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। यह बंध का निर्माण करता है यानी जोड़ने का काम करता है, जिससे एक संपूर्ण डीएनए अणु का निर्माण होता है। डीएनए अणु का निर्माण होता है। तो बी इसका राइट आंसर है लाइगेजेस। डेमेट्रियस वाज द कंटेम्पररी ऑफ हुम? डेमेट्रियस किसके समकालीन थे? तो यह मौर्य वंश के शासक थे जिनका नाम था सालिसुका। सालिसुका काफ़ी कम लोगों को पता होगा। यह मौर्य वंश के छठे शासक थे जिनका काल था 215 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व से 202 ईसा पूर्व के आसपास। 202 ईसा पूर्व के आसपास। तो सालिसुका डेमेट्रियस के समकालीन थे। रैपिड एक्शन फोर्स RAF इज अ पार्ट ऑफ विच पैरामिलिट्री फोर्स? त्वरित कार्य के लिए RAF का प्रयोग किया जाता है। यह किस अर्धसैनिक बल का हिस्सा है? RAF जो कि केंद्रीय रिजर्व फोर्स CRPF, तो यह CRPF का हिस्सा है। RAF की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। 1992 में इसका RAF का
जो आदर्श वाक्य है उसका नाम है संवेदनशील पुलिसिंग के साथ मानवता की सेवा करना, मानवता की सेवा। तो राइट आंसर क्या होगा? CRPF, डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाय सोशलिस्ट आइडियोलॉजी? समाजवादी विचारधारा किसे स्वीकार नहीं करती है? समाजवादी विचारधारा जो है, यह विचारधारा एक आर्थिक सामाजिक का दर्शन है, यानी यह आर्थिक सामाजिक दर्शन है जिसमें धन और संपत्ति का जो वितरण है वह समाज के नियंत्रण में रहता है। ठीक है, धन और संपत्ति का वितरण समाज के नियंत्रण में होता है, यानी यह जो समाजवादी विचारधारा है वह निजी संपत्ति पर जो अधिकार है उसका विरोध करता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, निजी संपत्ति को यह स्वीकार नहीं करता है। मैरिज विद इन वंस ओन कास्ट इज कॉल्ड व्हाट इज? अपनी ही जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो यह अंतर्विवाह कहलाता है। अंतर्विवाह जिसमें आप अपने विशिष्ट धार्मिक जातीय जो पहचान है उसके अंदर विवाह करते हैं। तो इसका राइट आंसर है अंतर्विवाह। अंतरजातीय विवाह में क्या होता है? आप किसी दूसरे जाति के साथ अगर विवाह करते हैं तो इसे अंतरजातीय विवाह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है? व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का तो आपको पता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी स्वामित्व की प्रधानता है, यानी कोई भी भूमि, कारखाना इत्यादि में क्या होता है? निजी स्वामित्व होता है, किसी पर्सनल लोगों का होता है, निजी स्वामित्व का होता है, इसलिए इसे प्रतिस्पर्धी माना गया है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था माना जाता है, जिस पर क्या होता है? उत्पादन पर निजी स्वामित्व होता है। इसका उद्देश्य, इसकी जो खासियत क्या है? निजी स्वामित्व होता है, लाभ के लिए यह किया जाता है। मांग और पूर्ति के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है, और यह मांग और पूर्ति के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है। और जो इसकी विशेष खासियत है वह है मुक्त व्यापार में प्रतिस्पर्धा, यानी यह प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक व्यवस्था है। तो सी इसका राइट आंसर है। चूज द ऑड पेयर, सेम सवाल। सिर, पेट, पैर, टखना, हाथ, कलाई या बाह या कंधा? तो यहाँ आप देख सकते हैं पैर और टखना, पैर के ही पास टखना होता है, हाथ में ही कलाई होता है और बाह कंधे से जुड़ा होता है। सिर और पेट, सिर माथे के पास होता है और पेट बीच में होता है। तो ए इसका राइट आंसर है। और पूछा गया है विच सिटी इज फेमस एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में बेंगलुरु, जिसे भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है, सिलिकॉन वैली, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के साथ साथ सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक से साथ साथ साइंस टेक्नोलॉजी का जो केंद्र है वह बेंगलुरु है। तो ए इसका राइट आंसर है। इन द मुगल पीरियड विच ऑफिसर लुक्ड आफ्टर द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंटायर स्टेट? मुगल काल में पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था, तो यानी वित्त का अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ देखते हैं दीवान जो है वह राजस्व का प्रमुख होता है, यानी यह वित्त का देखभाल करता था। तो राइट आंसर हो गया दीवान। जो मीर मंसी इसका काम होता है शाही पत्राचार करना। ऑप्शन में नहीं है जमींदार, राजस्व अधिकारी, अमल गुजार को राजस्व अधिकारी के रूप में जाना जाता था। अमल गुजार या जिले का राजस्व अधिकारी होता था। अच्छा, ये ऑप्शन ही गलत है।
कोई नहीं, इसका राइट आंसर दीवान होगा। ऐसे एक बार मुगल की जो राजस्व व्यवस्था है इस पर सवाल आते हैं, आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ दीवान जो है वह राजस्व का प्रमुख अधिकारी होता था। अमल गुजार, अमल गुजार यह जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था, जिले का राजस्व अधिकारी होता था। ठीक है। मीर बख्शी, मीर बख्शी यह सेनापति होता था, सेनापति। सैन्य नियुक्ति इसका काम था, सैन्यपति, सैन्य नियुक्ति से संबंधित था। सैनिकों के पदोन्नति का काम भी इन्हीं के पास होता था। दूसरा है मीर मुंशी, मीर मुंशी का काम होता था शाही पत्राचार को देखना, शाही लेटर को। ठीक है। और एक है मुशरिफ ए मुमलिक, मुशरिफ मुमलिक जो कि लेखाकार होता था, अकाउंटेंट होता था, लेखाकार होता था। क्लियर है? तो सी इसका राइट आंसर है। इफ द रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 यानी 2SO3 इज एक्सोथर्मिक देन 2SO2 और O2 2SO3 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होता क्या है? तो इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो SO3 प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है? उच्च दाब होता है और उत्प्रेरक और निम्न ताप होता है, तापमान को कम किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया सी, हाई प्रेशर कैटलिस्ट एंड लो टेम्परेचर। इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर ए लैंड बाउंड्री? मुंगेर जिला निम्नलिखित में से किस जिले की स्थलीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो मुंगेर जिला किसे स्पर्श नहीं करती है? तो अगर हम माने बीच में अगर मुंगेर है तो मुंगेर के उत्तर में कौन सा है? तो यह है खगड़िया। मुंगेर के उत्तर में है खगड़िया, पूर्व में है भागलपुर, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण में जमुई और बांका है, जमुई के साथ साथ बांका मान सकते हैं, और पश्चिम में लखीसराय और बेगूसराय है, बेगूसराय और लखीसराय। अब सवाल देखते हैं, भागलपुर जमुई लखीसराय नहीं होगा, मधेपुरा, मधेपुरा इसका राइट आंसर है। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट सिलचर विथ विच प्लेस? पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? अब यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वह सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। यहाँ पर देखिए दो प्रमुख गलियारा है, एक का नाम है पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, और दूसरा है उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो यहाँ सवाल हो गया, इसका राइट आंसर क्या होगा? पोरबंदर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन असत्य कौन कौन है? कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है दो या अधिक तत्वों को रासायनिक संयोजन से यौगिक बनाया जाता है। मिश्रण दो या दो से अधिक, पहला सही है। दूसरा है दो या दो से अधिक मिश्रण रासायनिक संयोजन से बनता है, यह गलत है। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण की जो व्यवस्था होती है, मतलब जो खासियत है, वह एक भौतिक संयोजन होता है। दो या दो से अधिक भौतिक पदार्थों को मिलाकर हम मिश्रण बनाते हैं। मिश्रण में क्या होता है? इसका अनुपात निश्चित नहीं होता है, अनुपात फिक्स नहीं होता है किसी भी अनुपात में। जैसे शरबत हम बनाते हैं, कोई रासायनिक बंधन नहीं होता है और इसको एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। तो बी इसका राइट आंसर है। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का रासायनिक संयोजन नहीं होता है बल्कि भौतिक संयोजन होता है। सैडल पीक इज लोकेटेड ऑन विच आइलैंड? सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो यह उत्तरी अंडमान में है, याद रखिएगा। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है, नॉर्थ अंडमान में है।
यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च बिंदु है सैडल पीक। ठीक है, एक बात और रखिएगा, यहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है कल्पोंग नदी। कल्पोंग नदी अंडमान द्वीप समूह का एकमात्र नदी है, अंडमान द्वीप समूह का एकमात्र नदी है। तो इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो सैडल पीक जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यह उत्तरी अंडमान में स्थित है, बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगरहिंस द्वीप किस अंग का भाग है? आइल्स ऑफ द लैंगरहैंस इज पार्ट ऑफ विच ऑर्गन? लैंगरहैंस की द्वीपिका किसे कहा जाता है? तो यह पैनक्रियाज को कहा जाता है। पैनक्रियाज अग्नाशय को कहते हैं, जो कि रक्त में शर्करा का स्तर है, रक्त में जो शुगर का लेवल है उसे नियंत्रित करने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। जो इंसुलिन है, इसका इंसुलिन जैसे हार्मोन्स का स्राव इसी से होता है। इंसुलिन एक मिनट, इंसुलिन का स्राव यहीं से होता है। तो राइट आंसर है सी, पैनक्रियाज। विच स्टेटमेंट्स अबाउट मिथाइल ऑरेंज इज करेक्ट? मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मिथाइल ऑरेंज होता क्या है? तो इसे हम मिथाइल ऑरेंज में अम्ल, जो एक अम्लीय होता है, ऑब्वियस है यह अम्लीय होगा, तो यह लाल रंग को क्षारीय माध्यम में दिखाता है। ठीक है, लाल से क्षारक पीला में यह दिखाएगा। सी इसका राइट आंसर है। जो इसका पीएच मान होता है वह 3.1 होता है, पीएच मान 3.1 होता है। उदासीन विलयन में यह नारंगी के रंग का होता है और इसका उपयोग अम्ल क्षार, मिथाइल ऑरेंज को आप लिटमस भी मान सकते हैं, लिटमस ही होता है एक तरह का, अम्ल में लाल और क्षारक में पीला दिखाई देता है। हाउ मेनी सीट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट द स्टेटस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा? लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुल कितनी सीटें आवश्यक होती हैं? तो हमारे संविधान के अनुसार जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है उसे कुल लोकसभा सीटों का 10वां हिस्सा प्राप्त करना आवश्यक है। अमूमन जो विपक्ष के सबसे बड़े दल का नेता होता है उसे विपक्ष के नेता के रूप में चुना जाता है, इसे कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है, कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है विपक्ष के नेता को। तो ए इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जजेज इन द इंटरनेशनल कोर्ट? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या होती है? तो सबसे पहले इस पर सवाल पूछा जाता है कि इसके न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है। तो पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ? तो द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, नीदरलैंड। यह यूएन के 5 हिस्सों में से एक है, यूएन के पार्ट में है, 5 इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका यह भाग है। ठीक है, दूसरा इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश हैं, इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। यह सवाल कई बार पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? कुल कितनी संख्या पूछा गया है? तो कुल 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन द कोर्ट नॉट इंटरफेयर? किस न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं करता है, किस मामले में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है? पहला है पंचायतों में सीटों का आवंटन, ठीक है, पंचायतों में सीटों का आवंटन, चुनावी क्षेत्र का परिसीमन और अच्छा हाँ, पंचायतों में सीटों का आवंटन और चुनावी क्षेत्र का परिसीमन। तो इन ना तो एक ना ही दो, दोनों में ही न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, इन दोनों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है।
आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू विच राइट? अनुच्छेद 21, मैंने अभी तुरंत बताया था। अनुच्छेद 21 यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है। द दिलवाड़ा जैन टेम्पल आर लोकेटेड ऑन विच माउंटेन? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? काफ़ी बार पूछा गया है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर यह अरावली पर्वत श्रृंखला के माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू यह अरावली पर्वत श्रृंखला पर है। यह मंदिर जो है वह संगमरमर की जटिल नक्काशी के लिए जैन वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। जैन वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ जो नक्काशीदार संगमरमर का प्रयोग किया गया है। संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, माउंट आबू। हु लेड द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी ऑफ 1946? 1946 में हुए शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसके ईस्वी के बारे में भी पूछा जाता है। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। इसका नेतृत्व जो है सिग्नल मैन एम एस खान जो थे सिग्नल मैन थे। और दूसरा इसका नाम है मदन सिंह जो कि टेलीग्राफिक्स थे। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया एम एस खान। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी अवार्डेड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो यह चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित हैं। इन्हें 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न सम्मान है, जो कि खेल के क्षेत्र में यह एक सर्वश्रेष्ठ सम्मान माना जाता है। बी इसका राइट आंसर है। विच मिलिट्री एक्सरसाइज हैज इंडिया कंडक्टेड विथ फ्रांस एंड यूएई? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित करता है? तो अक्सर सवाल पूछा गया है डेजर्ट नाइट, जो कि भारत फ्रांस और यूएई के बीच होता है, जिसे डेजर्ट नाइट के नाम से जाना जाता है। तीनों वायुसेना के साथ इसमें तालमेल बनाकर यह युद्धाभ्यास किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है। LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैज बीन डेवलप्ड बाय? LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसे कोरोवर AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। यह AI की कंपनी है कोरोवर, जिसने अपना अच्छा सवाल इसी में आ गया है, याद रखिएगा। आंसर इसका है कोरोवर AI ने LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसका नाम है भारत GPT। ये सवाल गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड? दूसरी सबसे बड़ी प्राचीन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि कौन सी है? पाचन ग्रंथि है अग्नाशय, मानव की दूसरी सबसे बड़ी अग्नाशय, पेंक्रियाज दूसरी सबसे प्राचीन ग्रंथि है। यकृत, यकृत पहली सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है, पहली पाचन ग्रंथि है, और दूसरा नाम है पेंक्रियाज अग्नाशय का। यह जो अग्नाशक है, अग्नाशय पाचक एंजाइम है, वह रस का स्रावन करता है, रस स्रावित करता है, जो कि पाचन में सहायक होता है। याद रखिएगा, पेनक्रियाज में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का भी स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव पेनक्रियाज से ही होता है, जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर हो गया पेनक्रियाज। इन फ्री फॉल द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा, जो पिंड की ऊर्जा होती है वह स्थिर रहती है। जब हम किसी पिंड को नीचे गिराते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है, लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ती है। पिंड की ऊर्जा क्या होती है? पिंड की ऊर्जा स्थिर रहती है। इसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा घटती है, स्थितिज ऊर्जा यह घटती है, ऑब्वियस है गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि यह नीचे की ओर गति करता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन पिंड की ऊर्जा वह स्थिर रहेगी। बी इसका राइट आंसर है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द गवर्नर रिकमेंड द प्रेसिडेंट? निम्नलिखित में राज्यपाल किस किस के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश करता है? पहला है, राज्य में संवैधानिक तंत्र ठप होने पर, राज्य में संवैधानिक तंत्र ठप होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर सकता है, राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है, पहला सही है। सेकंड है, विधानसभा भंग करने के लिए, बिल्कुल सही है, विधानसभा भंग करने के लिए भी राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। तीसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, थर्ड सही है। मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए, यह नहीं है, यानी 1 2 3 इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर बाय ट्रेसिंग इट्स बाउंड्री ऑन ए मैप? मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण, इस उपकरण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर जो कि क्षेत्रमापी के नाम से जाना जाता है, यानी एरिया को मापता है, क्षेत्रमापी होता है। एनीमोमीटर यह हवा की गति को मापता है, हवा की गति को मापता है। हाइग्रोमीटर यह आर्द्रता को मापता है, मॉइस्चर को मापता है। और रोटामीटर यह आयतन प्रवाह के दर को मापता है, आयतन प्रवाह के दर को मापता है। तो राइट आंसर हो गया प्लेनीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी ग्रुप? कौन सा द्वितीयक समूह है? परिवार, मित्र, अस्पताल या नातेदार, रिलेटिव्स। ठीक है, तो इसे अस्पताल को माना जाता है, द्वितीयक समूह है, कोई अस्पताल जाना थोड़ी होगा। परिवार, मित्र और नातेदार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो यहाँ ऑड हो गया हॉस्पिटल। विच 3 किंगडम्स आर डिस्क्राइब्ड इन संगम लिटरेचर मूवेनवार? निम्नलिखित में से संगम साहित्य मूवेनवार कौन से 3 राज्यों का वर्णन किया है? संगम साहित्य मूवेनवार जिसमें चोल, चेर और पांडे, चोल, चेर और पांडे राज्यों का उल्लेख है। यह तीनों राज्य जो थे वह तमिल देश के शक्तिशाली राज्यों में से गिना जाता था। तमिल देश के यह शक्तिशाली राज्य थे, शक्तिशाली राज्य थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया डी, चोल, चेर और पांडे। तो यह था बिहार दरोगा परीक्षा के 2023 के मेंस के पेपर का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।